इसके अलावा यदि कोई बाहरी वस्तुओं की मदद के बिना उड़ान भरना चाहता है, तो उसे फ्लाइंग मार्शल कौशल में महारत हासिल करनी होगी। हालांकि फ्लाइंग मार्शल तकनीक अत्यंत दुर्लभ की मूल्य के संदर्भ में वे शिखर पृथ्वी लैंक मार्शल तकनीकों को टक्कर दे सकते हैं। बेशक अगर अर्जुन देव अकेले होते तो वो सिल्वर को बुला सकते थे। हालांकि चांदी का युद्धपोत आसानी से अर्जुन देव की पहचान को उजागर कर सकता है। वो इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प ना हो। यूं कक्सिन ने कुछ देर सोचा और कहा, ब्लड क्रोकिंग, इसे बाद में मुझ पर छोड़ दो। इतने सारे रक्त कौवों के साथ हमलों की अगली लहर निश्चित रूप से एक से अधिक दिशाओं से आएगी। वे दोनों पीछे हट गए, अपने पीछे अन्य 8 को ढालते हुए, क्योंकि वे रक्त कौवों के हमलों की अगली लहर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुचलना। आकाश में खून के कौवों की अजीब चीखें नहीं रुकीं। एक ही समय में हजारों खून के कौवे कांव-कांव कर रहे थे। उनकी आवाजें कान छेदने वाली और तीखी थीं। उन्होंने अभी तक हमला भी नहीं किया था, लेकिन वे पहले से ही सभी के दिमाग को परेशान कर रहे थे। किसी कारण से आकाश में रक्त कौवे बेहद धैर्यवान हो गए थे और लगातार अजीब रोने लगे थे। रक्त लाल आंखों की जोड़ी भीड़ को घूर रही थी, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। इसके बजाय वह अपनी लड़ाई की भावना को थोड़ा-थोड़ा करके कम कर रहे थे। लानत है, क्या आप अधिक सीधे नहीं हो सकते हैं? गाओ जियांग मदद नहीं कर सका और जोर से शाप देने लगा कि आंडमान पी की मार्शल तकनीक खुले और प्रत्यक्ष होने के बारे में बहुत विशेष थी। वे अपनी ताकत और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। गाओ जियांग इस चरित्र के अनुरूप थे। जब वह रक्त कौवे जैसे राक्षसी जानवर से मिला जो आत्म विनाश कर सकता था, तो उसके लिए अपनी ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना बहुत दर्दनाक था। जैसे ही सभी का धैर्य समाप्त होने वाला था, आकाश में रक्त कौवे अचानक से अजीब रोना बंद कर दिया। शोरगुल वाली जगह अचानक शांत हो गई। हवा में केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। यह अत्यंत शांत था। तीव्र विरोधाभास ने सभी को परेशान कर दिया। वे मदद नहीं कर सकते थे कि अपनी कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते। हर कोई जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। ऊंची। अचानक शांत आकाश में हवा के फटने की आवाज गूंजी। अगले ही पल खून के कौवों ने एक अजीब लाल रोशनी दी। वे 10,000 घरों की रोशनी की तरह थे। अचानक उन्होंने आकाश को रोशन कर दिया और इसे लाल रंग में बदल दिया। आकाश में रक्त कौवे की परतें अनगिनत लाल रंग के तीरों की तरह थी। उन्होंने अंधेरे आकाश को फाड़ दिया और भीड़ की ओर उड़ान भरी। यूं कक्सिन ने जल्दी से कहा, अर्जुन देव के अलावा अन्य लोगों को अपनी कृपाणें नहीं खींचनी है। जांगलाई, मेरी तरफ आ जाओ, बाद में हम एक साथ हमला करेंगे। अन्य लोग केवल रक्त कौवों पर हमला करने के लिए अपने मयानों का उपयोग कर सकते हैं। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को निष्पादित किया और जल्दी से भीड़ के चारों ओर एक घेरा खींच दिया, जिससे पहली परत में सभी खून के कौवे मर गए। हालांकि बस बहुत सारे खून के कौवे थे। जल्दी ही दूसरी परत के खून के कौवे उड़ गए। युंग कक्सिन के निर्देशों के कारण दूसरों ने अपनी कृपाणें खींचने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अपने मयानों का उपयोग खून के कौवों को गिराने के लिए कर सकते थे। उन्होंने बहुत अधिक बल का प्रयोग करने की भी हिम्मत नहीं की। वे खून के कौवों को मारने और आत्मविनाश से डरते थे। हाथ पैर बंधे होने के कारण वे खतरे से घिरे हुए थे। भीड़ के बीच में केवल म्यू हैंग के लिए आसान था। उन्होंने पर्पल जेड बॉडी टेम्परिंग आर्ट को प्रसारित किया और उनका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। ये केवल रैंक 4 मोनेस्ट्रिस जानवर थे। वे उनके रक्षा को तोड़ नहीं सकते थे। जब खून के कौवों की चोंच जो स्टील के माध्यम से छेद कर सकती थी, म्यू हैंग के शरीर से टकराई, तो उन्होंने एक डिंग डिंग डांग डांग ध्वनि दी। वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। इसके बजाय कुछ खून के कौवों ने अपनी चोंच काट ली थी। हिची, जो चकमा दे रहे थे, अचानक अपनी कृपाण खींच ली। तलवार की रोशनी की एक चमक थी और एक खून का कौवा का दिल छेद दिया गया था। उसके पास लाश में बदलने से पहले आत्मविनाश करने का भी समय नहीं था। यूं कक्सी ने जांगलाई से कहा, खून के कौवों की प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज है। उन्हें आत्मविनाश के लिए केवल आधा सेकंड की आवश्यकता है। यदि आपको विश्वास है कि आप उन्हें आधे सेकंड में मार सकते हैं, तो अपनी चाल चल सकते हैं। जांगलाई की अभिव्यक्ति शांत थी। वह कदम उठाने की जल्दी में नहीं था। जैसे ही वह खून के कौवों को चकमा दे रहा था, उसने यूं कक्सिन की गतिविधियों को ध्यान से देखा। सु थोड़ी देर बाद जांगलाई को एक विचार आया। उसने अपनी कृपाण खींची और एक अस्पष्ट बादल दिखाई दिया। अगले ही पल बादल बिखर गया और तलवार का एक छोटा किनारा हवा में उड़ गया। तलवार की उसी हर जगह गुजरी। वह तुरंत खून के कौवों के माध्यम से छेद हो गई। एक पल में हजारों खून के कौवे मर गए। जांगलाई ने अपनी कृपाण घुमाई और तलवार की उसी का किनारा गायब हो गया। उसने चिल्लाया, अनंत चौंकाने वाला बादल, विस्फोट। अनंत चौंकाने वाले बादल में, जिसमें जांगलाई का छोटा पूर्ण तलवार का इरादा था, अचानक विस्फोट हुआ। तलवार का किनारा सुधर गया और प्रकाश की अनगिनत किरणों में सभी दिशाओं में बिखर गया। प्रकाश का हर एक किनारा वास्तव में तलवार की उसी थी जिसमें तलवार का इरादा था। इसकी गति और ताकत अपग्रेड मार्शल सेंट के शिखर पर पहुंच गई थी। बैंग बैंग धमाम। अगले ही पल खून का एक कौवा बारिश की तरह गिर गया।
इस तलवार हमले ने हजारों खून के कौवों को मार दिया था, जिससे सभी को आराम करने की अनुमति मिल गई। जब यूं कक्सी ने स्थिति को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी आराम नहीं थी। इसके बजाय उसकी अर्धचंद्राकार भौहें कसकर एक साथ बुनी हुई थी। उसने जांग लाई को शीघ्रता से अपने सार को पुनः भरने के लिए एक औषधि गोली फेंक दी। बहादुर बनने का प्रयास बंद करें। जल्दी से अपने सार को पुनः प्राप्त करें। यह भी अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने का समय नहीं है, म्यूहैंग। पहले उसकी रक्षा करो। जब जांग लाई ने यह सुना तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस कदम ने वास्तव में बहुत सारे सार को समाप्त कर दिया था। इसने उसके सार का लगभग 2/3 हिस्सा समाप्त कर दिया था। हालांकि इसकी घातकता स्पष्ट थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि भले युंगकक्सीन उसकी प्रशंसा नहीं करे, वह उसकी आलोचना नहीं करेगी। कौन जानता था कि उसे ऐसा मूल्यांकन प्राप्त होगा। जब जांगलाई ने औषधि गोरी अपने मुंह में रखी तो उसे तुरंत अपने मुंह में ठंडक महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उसके डंटिन में सार जल्दी से ठीक हो गया। थोड़ी देर में उसने अपने सार का 1/3 हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया था। यह एक रैंक 6 औषधि गोली थी, ब्लू क्लाउड पिल। यह कृषक के सार का 1/3 हिस्सा तुरंत प्राप्त कर सकती है। उसके बाद 10 मिनट में कृषक के सार को पुनः भर देगी। यह 500 अपग्रेड स्पिरिट स्टोन की आती थी। जांगलाई को उम्मीद नहीं थी कि युंग कक्सिन इतना उदार होगी। उसके बारे में उसकी धारणा बहुत बदल गई। गाजी गाजी हवा में विशाल ब्लड क्रोकिंग ने दो अजीब चीखें निकाली। तुरंत सभी रक्त कौवे ने अपने हमले बंद कर दिए। उन्होंने अपने पंख कुछ बार फड़फड़ाए और वापस आकाश में उड़ गए। युन केक्सिन में झांगलाई को देखा और कहा, इस स्थान में जब तक आपके पास कोई अन्य विकल्प ना हो, बहुत अधिक सार को समाप्त न करें। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। झांगलाई ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि वह कुछ उतावला था। उन्होंने अपने थके हुए सार को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने की पूरी कोशिश की। रक्त कौवे के हमले केवल 5 मिनट तक चले, हालांकि हमलों का घनत्व बहुत अधिक था। हर कोई थक गया था। वू वू अचानक ब्लड क्रोकिंग ने एक खींची हुई चीख निकाली। दूर आकाश में लाल चांद के नीचे काले बिंदुओं के एक बड़े समूह ने रोना सुना और घनी उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद 10,000 से अधिक खून के कौवे आसमान में इकट्ठे हो गए। यह एक काला द्रव्यमान था जिससे सभी की खोपड़ी सुन्न हो गई। आकाश की ओर देखते हुए अर्जुन देव के चेहरे पर शांत भाव आ रहे थे। वह कहने से पहले कुछ देर तक खुद से बुदबुदाया, हमें उस ब्लड क्रो किंग को मारना होगा, अन्यथा यह समाप्त नहीं होगा। इससे हर कोई थक जाएगा। युन केक्सिन ने उदासीनता से कहा, इस हमले की इस लहर के बाद मैं इससे निपटूंगा। हर बार जब वह किसी रक्त कौवे को बुलाता है तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। रक्त कौवे के हमले फिर से आने से पहले समूह के पास ज्यादा समय नहीं था। इस बार झांगलाई ने एवरलास्टिंग चौंकाने वाले बादल का उपयोग नहीं किया। उसने अपनी कृपाण के इरादे को अपनी कृपाण क्यूई में डाल दिया। उसकी कृपाण लगातार नाचती रही। प्रत्येक कृपाण क्यूई जल्दी से एक रक्त कौवे को मार देगा। अर्जुन देव और अन्य दो ने खून के कौवे को मारने की पूरी कोशिश की। समूह के बाकी सदस्यों ने ब्लॉक करने के लिए अपने म्यान का उपयोग किया। कभी कभी जब कोई खतरे में होता था तो म्यूहैंग तुरंत आगे बढ़ता था और रक्त कौवे के हमलों को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता था। कुछ समय के लिए कोई उद्घाटन नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, खून के कौवे की लाशें जमीन पर घनी तरह से जमा हो गई। मैं इसे अब और नहीं ले सकता। छोटी चीजों का यह समूह बहुत परेशानी भरा है। गाओ जियांग अचानक गुस्से से दहाड़ने लगा और अपने हाथ में विशाल कृपाण खींच ली। मैं तुम सभी को मार डालूंगा। शुआ भयानक विशाल कृपाण के नीचे गाओ जियांग के सिर के ऊपर चक्कर लगाने वाले सैकड़ों रक्त कौवे सभी मारे गए। उन्हें कमर से आधा काट दिया और बारिश की तरह खून छिड़का। जब गाओ जियांग ने यह सब देखा तो वह जोर से हंसने लगा। वे सिर्फ महत्वहीन रैंक 4 राक्षसी जानवर हैं। तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? मैं उन सभी को अकेले मार सकता हूं। अर्जुन देव ने जब अपना सिर घुमाकर यह सब देखा तो वह बहुत चकित था। वह चाहता था कि वह इस आदमी को अपनी कृपाण से काट दे। युन केक सिन के शांत चेहरे के भाव बहुत बदल गए। उसने जोर से चिल्लाई, जल्दी से चले जाओ। जी जी जिन रक्त कौवों को आधा काट दिया गया था उनके घावों पर बिजली का दमन नहीं था। काली आभा लगातार चमकती रही। भूम 100 खून के कौवों की लाशें हवा में फट गईं, जिससे एक तीव्र शॉक वेव पैदा हुई। गांव जियांग सबसे पहले विस्फोट किया गया। उसने हवा में 6 कौर खून धड़ाधड़ती उल्टी की और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अंत में यून के एक सिन के शब्द बहुत धीमे थे। इससे पहले कि अन्य लोग प्रतिक्रिया दे पाते, वे भी तुरंत उड़ा दिए गए। एक ही समय में 100 से अधिक रक्त कौवे फट गए। विस्फोट की ताकत एक अवरग्रेड मार्शल किंग की पूर्ण शक्ति वाली हड़ताल के बराबर थी। लगभग कोई भी सुरक्षित बचकर नहीं निकला। विस्फोट के बाद अर्जुन देव, झांगलाई और युन के एक्सिन के अलावा जो कि आगे थे और मुश्किल से बच निकलने में कामयाब रहे, केवल म्यो हैंग गंभीर स्थिति में नहीं लग रहा था।
शेष सभी ने युद्ध करने की क्षमता खो दी थी। वे दर्द से जमीन पर लेट गए थे। उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। जहां तक मुख्य अपराधी गाओ जियांग की बात थी, वह पहले ही बेहोश हो गया था। यह ज्ञात नहीं था कि वह मर गया था या जीवित था। यह रक्त कौवे की भयानकता थी। एक मार्शल ग्रैंड मास्टर एक अकेले ब्लड क्रो को आसानी से मार सकता था। भले ही वे इसके विस्फोट से घायल हो जाएं, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आएगी। हालांकि एक बार जब इनमें से कई मांसल जानवर थे और वे एक साथ फट गए, तो मार्शल किंग को भी उनसे निपटना मुश्किल होगा। सौभाग्य से ये ब्लड क्रो बिना किसी कारण के नहीं फटते थे। वे मरने से पहले ही फट जाते थे। अन्यथा यदि ये हजारों ब्लड क्रो एक साथ फट जाते, तो एक मार्शल किंग भी जीवित नहीं बच पाता। यहाँ तक कि एक मार्शल किंग आता तो वह भी नष्ट हो जाता। भले ही मार्शल किंग्स पहले से ही उड़ सकते थे, इसलिए उनके लिए बच निकलना तुलनात्मक रूप से आसान था। उनमें से 6 पहले ही अपनी सारी युद्ध क्षमता खो चुके थे। हालांकि उनके ऊपर के ब्लड क्रो आक्रमण करते रहे। जब यून के एक सैन्य स्थिति को देखा तो उसने कहा, अर्जन देव, झांग लाई, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इस बैच को मार डालो। रैंक 6 व्हाइट क्लाउड गोली की मदद से झांग लाई का सार पहले ही अपनी चरम स्थिति में आ गया था। जब उसने इसकी बातें सुनी तो उसने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। अर्जुन देव ने अपने छोटे पूर्ण कृपाण के इरादे को बाहर निकाला और उसे लिंग वन कृपाण तकनीक की आभा में शामिल किया। वह चिल्लाया और 16वीं मूव एवरलास्टिंग चौंकाने वाले बादल को अंजाम दिया। भकाम! कृपाण क्यूई के अनगिनत स्ट्रैंड्स हवा में सभी दिशाओं में निकले। भयानक दृश्य एक बार फिर सामने आया। एक पल में हजारों रक्त कौवों के पास विस्फोट करने का समय नहीं था। कृपाण क्यूई ने उनके शरीर को भेद दिया और उन्हें खून के तालाब में बदल दिया। आसमान से भारी मात्रा में खून की बारिश हुई। पंखों पर उड़ान, 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और शुआ की आवाज के साथ हवा में उड़ गए। इस बार अर्जुन देव पीछे नहीं हटे। उनके शरीर में सार उनके मरीन द्वारा तलवार में अनंत रूप से बहता रहा। उसने उस दिशा में देखा जिसमें यून केक्सन ने छोड़ा था और लालच से अपनी जीभ बाहर निकाल दी थी। वो भयावह रूप से मुस्कुराया। मैंने लंबे समय से इस तरह के सुगंधित कुंवारी रक्त को सूंघा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे द्वारा पाले गए रक्त कौवे भी अवज्ञाकारी हैं। वहीं अन्य टीमों के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर टीम पर ब्लड कौवे के एक बड़े समूह ने हमला किया। मूरोंग चोंग चिल्लाया और उसकी आकृति हवा में चमक उठी, खून के एक लाल तीर को चकमा देते हुए जिसे ब्लड क्रो किंग ने थूक दिया था। एक फ्लाइंग मार्शल तकनीक की सहायता से मूरोंग चोंग हवा में स्वतंत्रता से उड़ सकता था। हर बार जब वो चकमा देता था तो तीव्र गति ने हवा में एक भेदी ध्वनि पद उछाला था। पूसी! मूरोंग चोंग ने लापरवाही से अपने कृपाण घुमाई और दर्जनों ब्लड कौवों को आधा में उड़ा दिया। ब्लड क्रो किंग जानता था कि मूरोंग चोंग कितना भयावह है, इसलिए उसने मूरोंग चोंग को लगातार परेशान करने के लिए ब्लड कौवों को नियंत्रित किया। इसने उसके लिए बहुत सारी बाधाएं पैदा की और उसे कोई कदम उठाने से रोक दिया। ये कभी खत्म नहीं होता। अद्वितीय चंद्रछाया! मूरोंग चोंग ने ब्लड कौवे के निरंतर उड़ान के साथ अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने महारंगुइन पीक के साथ महान गुप्त तकनीकों में से एक पियरलेस लूनर शैडो को निष्पादित किया। मूरोंग चोंग के सामने 2 अर्धचंद्र दिखाई दिए। अर्धचंद्रमा ने हवा में एक क्रॉस बनाया और चुपचाप पार हो गए। अगले ही पल खून की अनगिनत बूंदें दिखाई दीं, जिसने दोनों अर्धचंद्राकारों को लाल रंग से रंग दिया। आसपास के घने भरे ब्लड कौवे बारिश की तरह नीचे गिर पड़े। 2 लाल रंग के अर्धचंद्राकार एक श्वा की आवाज के साथ वापस उड़ गए, एक आगे और एक पीछे। उन्होंने मूरोंग चोंग के शरीर को बीच में सैंडविच कर दिया, जिससे सच्चा पूर्णमाश बन गया। छी! जैसे ही अर्धचंद्रमा मिल गए, मूरोंग चोंग का शरीर हवा में चमक उठा। ब्लड क्रो किंग के विशाल शरीर के केंद्र से खून निकल आया, जिससे मैं आधे में विभाजित हो गया। ब्लड क्रो किंग के पीछे मूरोंग चोंग की गंभीर और कठोर आकृति दिखाई दी। उसने अपने हाथ में राक्षसी कोर पकड़ा हुआ था। उसके पीछे एक लाल रंग का पूर्णमाश उदय हो रहा था, जिससे आकाश लाल रंग से रंग गया। लाल रंग की रोशनी में मूरोंग चोंग अपनी कृपाण क्या में सीधा खड़ा था। वो अजीब तरह से खूबसूरत लग रहा था। ब्लड क्रो किंग की लाश पुट की आवाज के साथ आसमान से गिर पड़ी। शेष ब्लड कौवे तुरंत तितर बितर हो गए। जमीन पर अन्य शिष्यों ने राहत की सांस ली। वह पहले से ही एक चरम समाप्ति रहस्यमयी घटना के बहुत करीब था। मूरोंग चोंग वास्तव में विंड क्लाउड सूची में शीर्ष मुख्य शिष्य होने के योग्य था। मुझे डर है कि एक नियमित अवर ग्रेन मार्शल किंग उसके लिए एक मैच नहीं होगा। जमीन पर एक बाइचैन पीक कोर शिष्य ने हवा में मूरोंग चोंग को देखते हुए आह भरी। उसके बगल में एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यह वास्तव में ऐसा ही है। एक मार्शल किंग का मार्शल संत पर सबसे बड़ा फायदा उड़ने की क्षमता है। मूरोंग चोंग एक फ्लाइंग मार्शल तकनीक को समझता है। यह फायदा उसके खिलाफ बेकार है। वह एक मीडियम ग्रेड मार्शल किंग के खिलाफ भी अपनी पकड़ बनाने में सक्षम होगा। ईर्ष्या मत करो, वह हमारे जैसे स्तर पर नहीं है। महान रंगोइन राज्य की युवा पीढ़ी के बीच उसकी ताकत दृढ़ता से शीर्ष 10 में है। हम केवल शीर्ष प्रांत के शीर्ष 10 स्थानों के लिए लड़ सकते हैं। पूर्णमाश धीरे धीरे गायब हो गया और मूरोंग चोंग भावहीन होकर जमीन पर उतर गया। उसकी निगाह बिजली की तरह थी, अन्य 9 लोगों को देखते हुए। तुरंत हब ने दबाव का एक चिन्ह महसूस किया
और अपनी चर्चाओं को रोक दिया। क्यांडोन पीक का एक शिष्य मूरोंग चोंग के पास गया और पूछा, वरिष्ठ भाई मूरोंग, आप ठीक हैं? मूरोंग चोंग ने अपनी कृपाण म्यान में ली और निर्विकार होकर कहा, यह सिर्फ एक चरम रैंक 4 राक्षसी जानवर है, इसका क्या हो सकता है? हम आगे कहाँ जाएं? वो आदमी 2 कदम आगे बढ़ा और हैरान भाव से पूछा। जब वह इस व्यक्ति से केवल 1 कदम की दूरी पर था, तो मूरोंग चोंग ने अचानक बिजली की गति से हमला कर दिया। उसकी हथेली इस व्यक्ति की छाती से टकराई। उसका शरीर विशाल से कांपने लगा। जब उसके शरीर से एक काली छाया निकल पड़ी। एक काली छाया अपने आप को प्रकट करती है, एक बेहद पीला चेहरा प्रकट करती है। अचानक इसने खून का एक बड़ा मुंह उल्टी किया और उसका पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया। काली आकृति ने मूरोंग चोंग को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा, फिर वह जल्दी से मुड़ी और दूर भाग गई। वह बिजली की तरह तेज थी और एक पल में वह 1000 मीटर आगे बढ़ गई। मूरोंग चोंग ने देखा कि काली आकृति भाग गई, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया। थोड़ी देर बाद काली छाया, जो अभी भी भाग रही थी, अचानक टुकड़े टुकड़े हो गए। एक मुख्य शिष्य ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने पूछा, यह क्या है? यह हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? छाया दानव, मूरोंग चोंग ने निर्विकार होकर कहा। गहरे अभिशाप दानव विश्व के 9 शाही कुलों के रक्त दानवों की एक सहायक जाति। यह केवल मृत लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकती है। बस सावधान रहिए। शरीन भाई के बारे में क्या? उस व्यक्ति ने जमीन पर लेटे हुए क्यांडन पीक को और शिष्य की ओर इशारा करते हुए कांपते हुई आवाज में पूछा। मूरोंग चोंग ने मुड़ते हुए निर्विकार होकर कहा, मृत। मूरोंग चोंग ने जैसे ही बात की, सबने ठंडी हवा की सांस ले ली। यह पहली बार था जब उन्होंने मौत की आभा को इतने करीब से महसूस किया। कुछ लोग खुशी से झूम उठे, कुछ लोग चिंतित थे। सभी टीमें मूरोंग चोंग और यून केक्सिन जितनी भाग्यशाली नहीं थीं। उन्हें ज्यादा हताहत नहीं हुआ। आकाश में एक विशाल ब्लड क्रो 10 स्वर्गीय कृपाण मंडप के मुख्य शिष्यों के लाशें ले जा रहा था। उसके सिर पर एक छाया दानव था। वह अपने आप से बदबुदाया। 10 ताजी लाशें। मास्टर निश्चित रूप से खुश होंगे। एक और युद्ध भूमि में जमीन ब्लड कौओं की लाशों से पटी हुई थी। हवा में खून की गंध फैल रही थी। ब्लड क्रो किंग का विशाल शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा था। ब्लड क्रो किंग से ज्यादा दूर एक व्यक्ति छाया दानव की लाश का निरीक्षण कर रहा था। अन्य 9 लोग सभी घने हत्या क्यों का सर्जन कर रहे थे। कुछ लोग अपनी कृपाण को साफ कर रहे थे, कुछ लोग ध्यान कर रहे थे और कुछ लोग दृश्यों को देख रहे थे। हर कोई बहुत कैजुअल लग रहा था। काले रंग में एक आदमी छाया दानव की तरफ चला गया। उसने लाश का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति से कहा, वरिष्ठ भाई लू, क्या हम अब निकल सकते हैं? ये टीम मनीष की अगुवाई वाली 10 लोगों की एलीट टीम थी। मनीष अपने पीछे वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। बड़े भाई पांग, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहली बार है जब हम एक छाया दानव से मिल रहे हैं। पहले इसका अध्ययन करना बेहतर है। ललिता धीरे से चली गई और चिंतित होकर बोली, मुझे संदेह है कि जैसे ही हमने इस उपस्थान में प्रवेश किया, रक्त दानव जनरल ने हमें पहले ही महसूस कर लिया था। मेरा मानना है कि हर टीम को घात लगाकर हमला करना पड़ा होगा। मनीष के हैंडसम चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह उपस्थान रक्त दानव का अवतार है। अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी पर हमला किया गया होगा। ललिता ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ ली। आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगते। ब्लड कौवे साधारण रैंक 4 राक्षसी जानवर नहीं है। इसके अलावा छाया दानव उन्हें नियंत्रित कर रहा है। मनीष ने कुछ देर तक खुद से बुदबुदाया, फिर धीरे से शैतानी दिल से धातु का एक टुकड़ा निकाल लिया। धातु के टुकड़े पर काले मंत्र थे। इसके चारों तरफ एक काली आभा थी। मनीष ने ललिता के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक आश्चर्यजनक मुस्कान प्रकट की और कहा, दिलचस्प है। तो इस तरह रक्तदानव अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करते हैं। मनीष ने धातु का टुकड़ा रखा और खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, वरिष्ठ बहन रियू, आपके शिष्य के पास दिव्य ज्वाला तावीज है जो आपने उसे दिया था। वो ठीक हो जाएगा। अन्य तोप के चारा के रूप में है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मनीष ने यह कहा तो उनके हाव भाव अतुलनीय रूप से शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी महत्वहीन बात पर बात कर रहे हों। सैकड़ों मुख्य शिष्य उसकी नजर में चींटियों की तरह थे। मूल रूप से जंगल तक पहुंचने से पहले ये केवल कुछ दर्जन किलोमीटर था। हालांकि अर्जुन देव और अन्य लोगों को बड़ी मुश्किल से जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले आधा दिन तक पैदल चलना पड़ा। आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि यून के एक्सिन का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वे किसी भी समय अपने सार को समाप्त नहीं कर सकते। रास्ते में वे हर 10 मिनट में राक्षसी जानवरों के एक समूह से टकरा गए। ये राक्षसी जानवर कम से कम रैंक 4 थे, जो एक शिखर मार्शल संत के बराबर था। इसके अलावा इस अजीब जगह में राक्षसी जानवरों की ताकत तियानवो महाद्वीप की तुलना में कम से कम 1 या 2 गुना अधिक मजबूत थी। उनसे निपटना बहुत परेशानी भरा था। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी। सबसे परेशानी भरी बात यह थी कि 6 घायल लोग थे जिन्होंने अभी अभी अपनी गतिशीलता हासिल की थी। इन घायल लोगों की देखभाल के लिए अर्जुन देव और अन्य 2 रास्ते में लगभग मर गए।
म्यू हैंग ने गांव जियांग को जमीन पर फेंक दिया, जो उसकी पीठ पर था। उसने राहत की सांस ली और कहा, हम आखिरकार इस घटिया जंगल में पहुंचे। मैं वास्तव में अभी सड़े हुए व्यक्ति को नहीं ले जाना चाहता। अर्जुन देव, धन्यवाद। 6 घायल लोगों ने शर्मिंदगी में कहा। रास्ते में उनमें से 6 लोग एक बोझ कहा जा सकता है। वे इसे अपने दिल में जानते थे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हम सब एक ही संप्रदाय के हैं। अब हम साथी हैं। एक दूसरे की मदद करने के लिए धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव के लिए वास्तव में उन्हें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अगर वो अपनी क्षमताओं के भीतर होता तो वो लोगों के इस समूह को नहीं छोड़ता। ज़ैंगलाई को देखकर जो अपना सार फिर से प्राप्त कर रहा था, अर्जुन देव ने उसे परेशान नहीं किया। उन्होंने म्यू हैंग से कहा, आप पहले उन पर नजर रखिए, मैं पहले जंगल की जांच करने जाऊंगा। म्यू हैंग ने सिर हिलाया। तो फिर जाओ, ध्यान से। अंधेरे जंगल में कोई नहीं चल रहा था। हर जगह हर तरह की झाड़ियां और खरपतवार थीं, एक भी पूरा रास्ता नहीं था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक शक्ति लाइट के छल्लों में बदल गई और फैल गई। फिर उसने ध्यान से चारों तरफ देखा। जैसे जैसे बैंगनी तंत्र दिव्य मंत्र की उनकी खेती गहरी होती जा रही थी, अर्जुन देव को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। एक पल में अर्जुन देव ने 1000 मीटर के भीतर सब कुछ देखा। 1000 मीटर के भीतर एक भी राक्षसी जानवर नहीं था। वो राक्षसी जानवर की आभा भी महसूस नहीं कर सकता था। आसपास का वातावरण बहुत शांत था, हवा में कोई हलचल नहीं थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और एक पेड़ से नीचे कूद गया। वो बुदबुदाया, अजीब बात है, ये इतना शांत क्यों है? ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को निष्पादित करते हुए अर्जुन देव ने व्यक्तिगत रूप से एक नज़र डालने का निश्चय किया। कुछ चीजें ऐसी थीं जो उन्हें महसूस करने से पहले देख लेनी चाहिए। अर्जुन देव की आकृति एक बाढ़ अजगर में बदल गई, जो पानी जैसी हवा को फाड़ रही थी। अर्जुन देव ने अपने हाथ में चंद्रछाया कृपाण को घुमाते हुए जंगल के माध्यम से आक्रमण किया। कृपाण क्यू के स्ट्रैंड्स के उसके सामने की झाड़ियों को चकनाचूर कर दिया, जबरन एक रास्ता बनाया। अर्जुन देव ने उसके द्वारा किए गए हंगामे की परवाह नहीं की। वो शांत जंगल में आगे पीछे टहलता रहा। हालांकि किसी भी राक्षसी जानवर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अर्जुन देव ने रुककर अपने आसपास की ओर फिर से देखा। पहले की तरह कोई हलचल नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं इसे वैसा ही छोड़ दूंगा। ये अच्छा है कि कोई राक्षसी जानवर नहीं है। दूसरों को एक रात आराम करने के बाद अपनी युद्ध क्षमता को फिर से प्राप्त करना चाहिए। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने बिजली का पलायन कार्य कर दिखाया। हवा में बिजली की एक धारा दौड़ गई। एक पल में वो जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अर्जुन देव को जंगल से बाहर निकलते देखकर ज़ैंगलाई, जो पहले से ही अपना अधिकांश सार प्राप्त कर चुका था, उठा और पूछा, ये कैसा था? वहां क्या स्थिति है? अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, यह थोड़ा अजीब है। मैंने कोई राक्षसी जानवर नहीं देखा। ये बहुत शांत है। हर कोई जब आप प्रवेश करें तो सावधान रहें। ज़ैंगलाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि ये शांत है। मैं यहाँ दानवों को मारने के लिए आया था। अंत में मैंने कोई दानव भी नहीं देखे। अब मुझे राक्षसी जानवर देखते ही सिरदर्द होता है। अर्जुन देव के नेतृत्व में समूह जंगल में ले गया गया। बसने के बाद उन्होंने उत्सुकता से अपनी चोटों का इलाज किया। बहुत देर बाद वास्तविक समय के अनुसार आधी रात हो चुकी थी। हालांकि इस अजीब जगह में लाल रंग का पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में लटक रहा था। आसमान हमेशा उदास रहता था। उन्हें इसकी आदत नहीं थी। दिन भर इधर उधर भागने के बाद घायल लोग जल्दी सो गए। अर्जुन देव और अन्य लोगों ने सोने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कुछ लकड़ी निकाली और अलाव जलाया, समय समय पर बातें करते हुए। आग के टिमटिमाती दिए तीरों के चेहरों पर चमक रहे थे। ज़ैंगलाई ने दूर से लाल पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा और अचानक कहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि चंद्रमा जब हम आए थे उसकी तुलना में थोड़ा अधिक चमकदार है? जब अर्जुन देव और म्यू हैंग ने यह सुना तो उन्होंने ऊपर देखा। दरअसल जो चांद शुरू में लाल रंग का था, वो अब लाल रंग का था। लाल रंग की रोशनी बहुत डरावनी लग रही थी। म्यू हैंग ने अपनी टकटकी हटा ली और अपने होठों को कर्ल कर लिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, चंद्रमा लाल है या नहीं, इसका आपसे क्या लेना देना है? कितना उबाऊ है। ज़ैंगलाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे बस लापरवाही से कह रहा था। क्या ये उबाऊ नहीं है? मुझे अभ्यास करने के लिए एक दानव दें। यहां बैठकर कुछ ना करने से बेहतर होगा। हालांकि अर्जुन देव की नजर आकाश में लाल रंग के चांद पर टिकी हुई थी। यह पहली बार था जब उसने लाल रंग के चांद को इतनी स्पष्ट रूप से देखा था। आखिरकार उसे इसके बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उस लाल रंग के चांद का अपना जीवन है। हालांकि यह बहुत दूर था, यह भावना बहुत अस्पष्ट थी। अर्जुन देव ने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। शाह शाह।
अचानक अर्जुन देव के कानों में एक हल्की आवाज आई। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी निगाहें हटा लीं। एक स्थिति है, तुम दोनों पहले मत जाओ, मैं एक नजर डालने जाऊंगा। जब तक म्यू हैंग और जैंग लाई ने अर्जुन देव की बातें सुनी, तब तक वो बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। जैंग लाई ने आह भरी, उसके माध्यम से देखना कठिन होता जा रहा है। उसकी गति शायद आपके बिग डिपर ट्रांसपोजिशन की तुलना में बहुत धीमी नहीं है। म्यू हैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंतर सिर्फ इतना है कि ये एक मूवमेंट तकनीक है। कड़ाई से बोला जाए तो 7 स्टार ट्रांसपोजिशन को एक मूवमेंट तकनीक नहीं माना जा सकता है। ये एक मार्शल तकनीक होनी चाहिए। इसलिए मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। कुछ ही देर में अर्जुन देव उस जगह पर पहुंच गए जहां से आवाज आई थी। उसने एक परिचित सफेद आकृति देखी। ये युन कैक्सिन था। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। दरअसल ब्लड क्रो किंग उसके लिए कोई खतरा नहीं था। उसने धीरे से युन कैक्सिन के सामने छलांग लगाई। जैसे ही वो बोलने ही वाला था, युन कैक्सिन का शरीर उसकी ओर गिर पड़ा। थोड़ा चकित होकर अर्जुन देव ने जल्दी से युन कैक्सिन को समर्थन दिया। उसने उसकी पीठ पर एक भयानक घाव देखा। ये एक खून की लंबी रेखा थी जो उसके सफेद कपड़ों को लाल रंग में डाल रही थी। युन कैक्सिन पहले ही बेहोश हो चुका था। अर्जुन देव के पास उसे ले जाने के अलावा और वापस भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब जैंग लाई ने बेहोश युन कैक्सिन को देखा, तो वो आश्चर्य से बोला, युन कैक्सिन वास्तव में बहुत गंभीर रूप से घायल है। एक चोटी रैंक 4 मानसिक जानवर को उसके साथ इस तरह से व्यवहार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। सभी ने युन कैक्सिन की ताकत स्वयं के लिए देखी थी। इसके अलावा उन्होंने जो देखा वो सिर्फ हिमशेल का सिरा था। यहां तक कि अर्जुन देव ने भी ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो युन कैक्सिन को हरा सकता है। यदि ये एक मानसिक जानवर होता जिससे युन कैक्सिन नहीं निपट सकती थी, तो अर्जुन देव को कोई फायदा नहीं होता। म्यू हैंग ने बदबुदाया, अब हमें क्या करना चाहिए? उसके अलावा हम में से कोई भी मिशन के विवरण को नहीं जानता है। मुझे मत बताओ कि हम यहां फंस गए हैं। अर्जुन देव फिलहाल युन कैक्सिन के घावों का इलाज कर रहा था। जब उसने ये सवाल सुना तो उसे सिर दर्द आने लगा। उसने लियू तियानयू से वादा किया था कि वो ब्लड डेमन जनरल को मारने का अवसर ढूंढेगा। अगर वो यहां फंस गया तो वो इसे पूरा नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल को कुचल दिया और धीरे धीरे यूनकैक्सिन के घावों पर रगड़ दिया। फिर उसने एक और ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल निकाली और इसी यूनकैक्सिन के मुंह में डालने ही वाला था। अचानक यूनकैक्सिन, जो अर्जुन देव के आलिंगन में था, हिल गई। उसने अपनी आंखें खोली और कमजोरी से कहा, धन्यवाद। ये देखकर कि वो जाग गई है, अर्जुन देव अपने मन ही मन आनंदित हुआ। वो मुस्कुराया और कहा, आपको पहले अपनी चोटों का इलाज करना चाहिए। अगर कुछ और है तो हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद यूनकेक्सिन ने अपनी ऊर्जा का संचार करना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कुछ रंग आ गया। दूसरों के पूछने के इंतजार किए बिना उसने कहा, ब्लड क्रो किंग को मारने के बाद मुझ पर एक दानव ने चुपके से हमला किया। जैंगलाई की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने जल्दी से पूछा, उस दानव का क्या हुआ? मैंने उसे मार दिया, यूनकेक्सिन ने कहा। उसके बाद यूनकेक्सिन ने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक शैडो डेमन की लाश निकाली। ये एक शैडो डेमन है जो मानसिक दुनिया की पहली परत के रक्त राक्षसों की एक अधीनस्थ प्रजाति है। उसके बाद यूनकेक्सिन ने शैडो डेमन्स की युद्ध विशेषताएं दूसरों के सामने प्रस्तुत की। राक्षसों के बारे में जैंगलाई के कुछ सवालों का जवाब देने के बाद यूनकेक्सिन ने अर्जुन देव के हाथों से नक्शा ले लिया। उसने जंगल के पीछे पहाड़ की तलहटी की ओर इशारा किया और कहा, हम इसे रात को करेंगे। हमें जंगल से गुजरना होगा और पहाड़ की तलहटी में अन्य टीमों के साथ समन्वय करना होगा। जैंगलाई को यह अजीब लगा और उसने पूछा, वरिष्ठ बहन युन, आपको यह नक्शा कहां से मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि हमसे पहले किसी और ने इस उपस्थान में प्रवेश किया था? युन कैक्सिन ने नक्शा हटा दिया और उदासीनता से कहा, पुनर्जन्म कुएं से हम इस उपस्थान की स्थिति देख सकते हैं। हालांकि हम केवल इसकी रूपरेखा देख सकते हैं। हम ये निश्चित नहीं हैं कि इस जंगल में किस तरह के मानसिक जानवर है। रात चुपचाप बीत गई। जब अगले दिन आकाश चमका तो ये सतह के आकाश की तरह ही था। इस उपस्थान में आकाश हमेशा लाल रंग का था।
इसने लोगों की समय की समझ को बहुत धुंधला कर दिया था। एक रात आराम करने के बाद ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल की मदद से सभी की चोटें पूरी तरह ठीक हो गई थीं। गांव जाऊंग जब अभी अपनी आंखें खोल ही रहा था तो उसने यून कैक्सिन को बिना किसी भाव के उसकी ओर देखते देखा। वो चौंक गया और बदबुदाया, वरिष्ठ बहन यून, मैं। यून कैक्सिन ने उसे रोका और ठंडे स्वर में कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगी। इसी समय बाकी लोग भी उठ गए थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने गाओजांग पर कोई दया नहीं की। यदि कल गाओजांग की उतावलेपन नहीं होता तो वो इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होते। अर्जुन देव ने साधना बंद कर दी और अपनी आंखें खोल लीं। उसने यूनकेक्सन से कहा, मैं आगे स्काउट करूंगा, आप सब थोड़ी देर यहीं इंतजार करें। यूनकेक्सन ने उसे रोका और कहा, अकेले बाहर मत जाओ, हम सब साथ चलेंगे। ये जंगल बहुत ही अजीब है, सभी के लिए एक साथ रहना बेहतर होगा। ये बात समझ में आती थी। अगर वो किसी अचानक घटना के सामने आए तो अर्जुन देव अकेले से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता था। कुछ सोचने के बाद अर्जुन देव ने आगे बहस नहीं की। यूनकेक्सिन के नेतृत्व में सभी ने सावधानी से अंधेरे जंगल से अपना रास्ता बनाया। अपने युद्ध कौशल को ठीक करने के बाद वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। 1 घंटे में वो उस रास्ते के अंत में पहुंच गए जो अर्जुन देव ने कल खोला था। अर्जुन देव ने अपनी चंद्र छाया सब्र निकाली और सब्र की कुछ किस्में भेजी। अंधेरे जंगल में बिजली की रोशनी चमक उठी। सामने की झाड़ियों का बड़ा हिस्सा सब्र कीक से तुरंत धूल में बदल गया। हर कोई हैरान रह गया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव से सब्र की कुछ कॉस्मिक किस्में इतनी ताकत रखती है। ये एक नियमित शिखर अवर ग्रेड मार्शल सन से कमजोर नहीं थी। अर्जुन देव ने कहा, मैं कल ही इस जगह पर पहुंचा था। जहां तक सामने की स्थिति का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। यूं कैक्सिन ने सिर हिलाया। ये जंगल के मुख्य क्षेत्र और परिधि के बीच की सीमा होनी चाहिए। हम लापरवाह नहीं हो सकते। अर्जुन देव, रास्ता खोलते रहिए। गड़गड़ाहट, रास्ता अवरुद्ध करने वाली झाड़ियां और कांटे सभी अर्जुन देव की कृपाण क्यू से कुचल दिए गए थे। ऐसे ही अर्जुन देव ने जबरदस्ती सबके लिए रास्ता खोल दिया। 5 किलोमीटर और चलने के बाद भी उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। ज़ैंग लाई और अन्य लोग आराम करने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि यूं कैक्सिन की अभिव्यक्ति तेजी से गंभीर हो गई। सावधान रहें, लापरवाही ना करें, अन्यथा आप किसी भी क्षण अपनी जान गंवा सकते हैं, यूं कैक्सिन ने याद दिलाया, जब उसने देखा कि सभी ने अपने गार्ड को आराम दे दिया है। हालांकि रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला, उन्होंने यूं कैक्सिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल अपना गार्ड थोड़ा ऊपर उठाया। पुस, कुछ और किलोमीटर चलने के बाद, जैसे ही हर किसी का पहरा अपने सबसे निचले स्तर पर था, अनगिनत लाल रंग के पेड़ की शाखाएं तेज तलवारों की तरह हवा में फाड़ रही थीं और उन पर बहुत तेजी से उड़ रही थीं। यूं कैक्सिन जो अपना पहरा बनाए रख रही थी, उसने तुरंत अपनी कृपाण खींच ली। उस पर उड़ने वाली पेड़ की शाखाएं काका की आवाज से आधी हो गईं और जमीन पर गिर पड़ी। घटनाओं के अचानक मोड़ ने सभी को चौंका दिया। उनमें से 2 को चमकती लाल पेड़ की शाखाओं से दिल में छेद कर दिया गया और मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही पेड़ की शाखाएं दिखाई दीं, अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया। उसने देखा कि 500 मीटर दूर एक पेड़ के पीछे एक काली आकृति चमक रही है। अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस लेते हुए अर्जुन देव ने भीड़ पर अपनी नजर केंद्रित की। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट का अंजाम दिया और हवा में एक चाप खींचा। एक बैंगनी कृपाण क्यू ने आसपास के अधिकांश पेड़ की शाखाओं को शुआ की धुनी के साथ अवरोध कर दिया। यूं कैक्सिन भी धीमा नहीं थी। उसकी कृपाण हवा में कांप रही थी और उस पर उड़ने वाली पेड़ की शाखाएं एक अमूर्त बल द्वारा नीचे खींच ली गई थी। वे हुआ लाला की आवाज के साथ जमीन पर गिर गईं। अर्जुन देव इन अजीब पेड़ की शाखाओं से परिचित नहीं थे। वे यूं कैक्सिन के करीब गए और कहा, इस जंगल में ट्री स्पिरिट्स हैं, इसके अलावा उनमें से काफी कुछ हैं। मुझे पता है, यूं कैक्सिन ने शांति से कहा, हमें ट्री स्पिरिट्स का स्थान खोजना होगा, अन्यथा उनसे निपटना मुश्किल होगा। ट्री स्पिरिट्स प्लांट प्रकार के मॉन्स्टर्स जानवर थे जिनसे निपटना मुश्किल था। वे जंगल में छिप गए। यदि वे हमला नहीं करते हैं तो उन्हें साधारण पेड़ों से अलग करने का कोई तरीका नहीं था। गाओ जियांग ने एक चिंतित अभिव्यक्ति प्रकट की। लानत है, ट्री स्पिरिट्स को खोजने का कोई तरीका नहीं है, हम मरने तक यहीं फंसे रहेंगे। बैंग, अर्जुन देव ने अचानक अपनी चाल चली। एक चमकदार कृपाण बर्फ की सफेद कृपाण पर संघनित होता है। एक जोरदार उछाल के साथ उसने किनारे पर एक पेड़ को आधा काट दिया।
अर्जुन देव, तुम क्या कर रहे हो? ज़ैंग लाई ने संदेह से पूछा। अर्जुन देव हिलना बंद नहीं किया। एक पल में उसने दोनों तरफ के 4-5 पेड़ आधे काट दिए। जैसे ही अर्जुन देव ने और अधिक पेड़ों को काट दिया, मूल रूप से भ्रमित भीड़ को आखिरकार समझ में आ गया कि अर्जुन देव ऐसा क्यों कर रहे थे। चूंकि वे ट्री स्पिरिट्स को नहीं खोद सकते थे, इसलिए वे आसपास के सभी पेड़ों को काट देंगे। आखिरकार वे एक छिपी हुई ट्री स्पिरिट से मिलेंगे। थोड़ी देर बाद उनके आसपास के सभी पेड़ काट दिए गए थे। हालांकि वे अभी भी किसी ट्री स्पिरिट से नहीं मिले थे। हालांकि उनकी दृष्टि का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया था। जब गांव जियांग ने स्थिति को देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़कर मदद करना चाहता था। हालांकि इस बार वह जल्दी में नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले यूं कैक्सिन की राय मांगी। यूं कैक्सिन ने कुछ देर सोचा और गांव जियांग की पद्धति के साथ सहमति में सिर हिलाया। गांव जियांग कमजोर नहीं थे। इसके अलावा उनकी मार्शल टेक्निक ट्री स्पिरिट से लड़ने के लिए अधिक उपयुक्त थी। ट्री स्पिरिट्स की खोजने के बाद वे कियान डुआन पीक की क्रूर मार्शल तकनीकों का उपयोग करके ट्री स्पिरिट्स को मारने में सक्षम होंगे। गाओ जियांग ने अपनी पीठ के पीछे से विशाल कृपाण निकाली और एक उत्तेजित अभिव्यक्ति प्रकट की। वह जमीन पर पटक पटक कर जोर से चिल्लाया। फिर वह एक पेड़ के पास उतरा। विशाल कृपाण ने पेड़ के तने को काट दिया। अद्भुत बात यह थी कि गाओ जियांग ने पेड़ को नहीं काटा था। गाओ जियांग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह हैरान था, जैसे ही वह संदेह कर रहा था, अचानक पेड़ के तने पर एक मानव चेहरा दिखाई दिया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और दर्द से चिल्लाया। पेड़ जोर से हिल गया। 2 शाखाएं नीचे लटक गईं और गाओ जियांग को हाथों की तरह ऊपर उठा लिया, जिससे वह विशाल मुंह में चला गया। गाओ जियांग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसका शरीर हवा में विकृत रूप से संघर्ष कर रहा था, जोर से चिल्ला रहा था। हालांकि उसके पास खुद को धक्का देने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह निडर था। जब अर्जुन देव ने यह दृश्य देखा तो उसे यह मजेदार लगा। वह लगभग 100 पेड़ काट चुका था और अभी तक किसी ट्री स्पिरिट से नहीं मिला था। जैसे ही गाओ जियांग ने एक कदम बढ़ाया, उसे एक ट्री स्पिरिट मिल गई। वह नहीं जानता था कि उसकी किस्मत अच्छी थी या बुरी। बिजली से बचो, अर्जुन देव ने चिल्लाया और गाओ जियांग के बगल में बिजली का झुंका प्रकट हो गया। अर्जुन देव की आकृति दिखाई दी। लूनर शैडो कृपाण एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी जब वह गाओ जियांग को पकड़ने वाली दोनों शाखाओं को काट रही थी। गाओ जियांग तुरंत अपने चेहरे पर उग्र भाव के साथ जमीन पर उतरा। एक आग जैसी चमक उसके विशाल कृपाण पर जल रही थी जब उसने ट्री स्पिरिट के विशाल मुंह को काट दिया। हुच्ची! 2 शाखाएं अचानक जमीन से निकलीं और गाओ जियांग को पकड़ लिया, जो ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने उसे वापस हवा में उठा लिया। भूम! बढ़ती कृपाण की रोशनी विचलित हो गई और दूसरे पेड़ पर काट दी गई। वह पेड़ तुरंत आग का गोला बन गया और जलकर राख हो गया। यह स्पष्ट था कि इस कृपाण की ताकत कितनी भयानक है। हालांकि अर्जुन देव उनसे परेशान नहीं हो सकते थे। यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण था जिसके पास युद्ध कौशल था लेकिन बुद्धि की कमी थी। ट्री स्पिरिट के विशाल मुंह से एक लाल रंग की शाखा निकली। ये हवा में छेद कर गया और एक ध्वनि उछाल दिया। वो तुरंत अर्जुन देव के सामने आ गया। अर्जुन देव ने पहले भी इस कदम का अनुभव किया था। उस समय उदास जंगल में वो केवल भाग सकता था। हालांकि इस समय ये उल्लेख के लायक नहीं था। कृपाण खींचना। ठंडी रोशनी की एक चमक थी। सुपरसोनिक गति से उड़ने वाली शाखा को अर्जुन देव ने आधा काट दिया था। ये तेज था, लेकिन अर्जुन देव तेज थे। पंखों पर उड़ान, एक लाइन चॉप, मेरे लिए तोड़ो। बर्फ सफेद कृपाण पर प्रकाश वापस ले लिया गया था। अर्जुन देव की आकृति तेजी से हवा में चली गई। कुछ पेड़ की शाखाएं जिन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, वे सभी चूक गईं। अर्जुन देव ने ट्री स्पिरिट को पीछे छोड़ दिया। एक क्षण बाद ट्री स्पिरिट फट गया और 2 भागों में विभाजित हो गया, जो एक साधारण पेड़ में वापस बदल गया। ट्री स्पिरिट मर गई और जमीन पर जो शाखाएं गाओ जियांग को पकड़ रही थी, वे भी नीचे गिर गई। गाओ जियांग ने उन 2 शाखाओं को हटा दिया जो उसके टखनों के चारों ओर लिपटी हुई थीं और बेहद उदास महसूस कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव अभी भी अपनी चाल चल रहे हैं, तो उनके पास खुद को एक साथ खींचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद उन दोनों ने आसपास के पेड़ों को एक-एक करके काटने के लिए इसी विधि का इस्तेमाल किया। एक-एक करके बीच में छिपी ट्री स्पिरिट्स को ढूंढा। उस अनुभव के बाद गाओ जियांग ने अपना सबक सीख लिया था। आक्रमण करने से पहले वो जमीन और हवा में शाखाओं पर ध्यान देता। जब वो करीब आता, तभी वो अपनी पूरी ताकत से आक्रमण करता। अग्नि जिम्मेदार 60 ट्री स्पिरिट्स की दास्तां थी। इसके अलावा
क्यांडवान पीक की क्रूर मार्शल तकनीकों के साथ गांव जियांग आसानी से एक ट्री स्पिरिट को मार सकता था। जहां तक अर्जुन देव की बात है, ये और भी आसान था। उसकी आकृति हवा में बिना किसी निशान के गायब हो गई। ट्री स्पिरिट की शाखाएं उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकती थी। जब वो करीब आया तो उसने उन्हें आधा काट दिया। हालांकि ट्री स्पिरिट से निपटना कठिन था, लेकिन वे केवल रैंक 4 मानसी जीव थे। अगर वो बहुत गुप्त नहीं होते तो उन्हें मार्शल संत के खिलाफ ज्यादा फायदा नहीं होता। यून केक सिंह और अन्य लोगों के जुड़ने के साथ 4 घंटे के बाद आसपास के सभी ट्री स्पिरिट्स को बाहर निकाला गया और एक एक करके समाप्त कर दिया गया। गांग्यू पीक के एक शिष्य ने उन 2 शिष्यों को देखा जो पहले मर गए थे। उनकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। कितने दुर्भाग्य, जूनियर भाई वांग और वरिष्ठ भाई ल्यू, उनकी मृत्यु इसके लायक नहीं थी। वास्तव में उनकी मृत्यु इसके लायक नहीं थी। अगर वे अपनी सुरक्षा को कम नहीं करते तो वे ट्री स्पिरिट के अचानक हमले से बच सकते थे। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई अगर नहीं था। थोड़ी देर आराम करने और अपना सार पुनः प्राप्त करने के बाद समूह अपने रास्ते पर चलता रहा। इस बार किसी ने भी यूनकेक सिंह की बातों की अवज्ञा नहीं की। उन्होंने हर समय अपना पहरा बनाए रखा। आखिरकार पहले से ही एक जीवित उदाहरण था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना प्रकाश के वलयों में बदल गई और चारों ओर घूमते हुए फैल गई। हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो अपने आप में बुदबुदाया, अजीब है, वो काली आकृति अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? कोई बात नहीं, ये अंततः प्रकट होगी। मुझे बस इसके लिए एक नजर रखनी होगी। अर्जुन देव ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को वापस लेते हुए मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने अपना आध्यात्मिक ज्ञान वापस लिया, जमीन पर काले धुएं का एक झुरमुट प्रकट हो गया। एक पीले चेहरे वाला व्यक्ति धीरे धीरे दिखाई दिया। काली आकृति बुदबुदाई, कितनी मजबूत धारणा है। मुझे लगभग खोजा गया था। मुझे बाद में और भी सावधान रहना होगा, अन्यथा मैं मास्टर का मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा। बिग ब्रदर, ये सिर्फ कुछ मानव मार्शल संत हैं। क्या हमें इतना सतर्क रहने की जरूरत है? काले धुएं के और 9 झुरमुट जमीन पर दिखाई दिए। एक शैडो डीमन मदद नहीं कर सका और पूछ बैठा। शैडो डीमन की पीले चेहरे पर क्रोध का एक निशान चमक उठा, जो सबसे ज्यादा दिखना चाहता था। उसने डांटा, चुप रहो, मैंने पहले ही कहा था कि स्कारलेट डिमोनिक स्नेक से मिलने से पहले कोई कदम मत उठाओ। तुम अभी भी मेरे आदेश की अवज्ञा करने और एक कदम उठाने की हिम्मत करते हो। इस व्यक्ति से एक भयानक हत्या क्यों उत्सर्जित हुई थी? बोलने वाला शैडो डीमन कांपने के सिवाय कुछ नहीं कर सका। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अंधेरे जंगल में 10 शैडो फील्ड लाल कपड़ों में एक आदमी के सामने सम्मानपूर्वक उपस्थित हुए। हालांकि जब कोई ध्यान से देखता है तो ये लाल कपड़े की शर्ट नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से छड़छड़ाते रक्त की एक परत थी। उसका चेहरा और शरीर बहुत धुंधला था। लाल कपड़े वाले आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, मुझे याद है कि जब वे स्कारलेट डिमोनिक स्नेक के पास से गुजरे तो मैंने एक कदम उठाने के लिए कहा था। मैं केवल थोड़ी देर के लिए चला गया। ये फैसला किसने लिया? शैडो मैसेज में से एक डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपती हुई आवाज में कहा, मास्टर, मैंने बिना सोचे समझे आलम बंद कर दिया। मैं उन सभी को पकड़ना और आपको प्रस्तुत करना चाहता था। इसका बिग ब्रदर से कोई लेना देना नहीं है। लाल कपड़े वाले आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे 2 शव दे दो। तुम केवल तभी कदम उठा सकते हो जब तुम स्कारलेट डिमोनिक स्नेक तक पहुंचते हो। वे लोग साधारण मनुष्य नहीं हैं। यदि तुम आश्वस्त नहीं हो तो खुद को मत दिखाओ। याद रखो, इस स्थान पर यहां पर तुम में से हर एक जो मरता है उसके साथ लॉर्ड डेविल जनरल की ताकत कमजोर हो जाएगी। तुम्हारा जीवन लॉर्ड डेविल जनरल के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जमीन पर घुटनों के बल बैठे शैडो डीमन को ऐसा लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया हो। वो लगातार कहता रहा, धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। ये उनकी शव हैं। उन्हें खोदने के बाद हमने उन्हें परिरक्षित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। वे बिल्कुल ताज़ा हैं। लाल कपड़े वाले आदमी ने कुछ बार हंसा और लाशों की ओर इशारा किया। थोड़ी देर बाद लाशों से खून बाहर निकल गया और लाल कपड़े वाले आदमी के शरीर में लौट गया। लाल रोशनी का एक विस्फोट लगातार चमकता रहा और खून से लाल कपड़े वाले आदमी की सतह पर खून बढ़ता रहा। खून से लाल कपड़े वाला आदमी गुरगुराता रहा। थोड़ी देर बाद जो मूल रूप से मृत 2 शव थे वे धीरे धीरे खड़े हो गए। दृश्य बहुत अजीब था। 2 कल्टीवेटर्स जो मूल रूप से टेनलॉक पेविलियन के मुख्य शिष्य थे ने लाल कपड़े वाले आदमी को देखा। उनकी आंखें कांपती हुई असंतुष्ट बोल रही थीं, मास्टर, मास्टर, बहुत अच्छी सामग्री। ये मेरे लिए इसके लायक है कि मैं तुम्हें संशोधित करने के लिए कुछ प्रयास करूं। लाल कपड़े वाला आदमी अजीब से हंसा।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों शवों पर 2 लाल रंग के मोती उद्ग्रहण कर दिए। ब्लड डीमन तकनीक, थोड़ा स्वर्गीय परिवर्तन। लाल रंग के मोती तुरंत दोनों के माथे में विलीन हो गए। दोनों के मूल रूप से पीले चेहरे एक दृश्य दर से चमकदार हो गए। उनकी आंखों का रंग सघन होता गया और सघन होता गया। उनके शरीर के घाव भर गए और वे एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिखाई दे रहे थे। लाल कपड़े वाले आदमी को देखते हुए उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। मास्टर, आपके पास क्या निर्देश हैं? लाल रंग के कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ लहराया और छाया राक्षसों के नेता से कहा, मैं अस्थायी रूप से इन 2 रक्त लाशों का नियंत्रण आपको सौंप दूंगा। आपको उन सभी लोगों को वापस लाना होगा, विशेष रूप से सफेद कपड़ों में लड़की और बैंगनी रोशनी वाला आदमी। उनकी लाशें पूरी होनी चाहिए, वे अंग गायब नहीं हो सकते। सबसे अच्छा होगा कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए। हाँ, मैं मास्टर के निर्देशों को पूरा करने का वादा करता हूं। अर्जुन देव और अन्य लोगों ने ट्री स्पिरिट से निपटने के बाद वे जंगल के मुख्य क्षेत्र के करीब पहुंच गए। अंत में वे राक्षसी जानवरों की बाधा से मिले। हालांकि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना की मदद से हर कोई पहले से तैयारी करने में सक्षम था। ये कठिन था लेकिन खतरनाक नहीं था। गांव जयांग ने रैंक 5 राक्षसी कोर बाहर निकालने के लिए अपनी कृपाण का उपयोग किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। भले ही हम राक्षसों को नहीं मार सकते, ये राक्षसी कोर भी तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। 1000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के लिए उनका आदान प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक पीक रैंक 5 राक्षसी कोर अच्छा रहेगा। एक राक्षसी कोर का मूल्य एक स्पिरिट कोर से कम नहीं था, ये थोड़ा अधिक भी हो सकता है। इसके अलावा राक्षसी कोर की रैंक जितनी अधिक होगी, उसके और उसके अधिक रैंक की स्पिरिट कोर के बीच मूल्य में अंतर उतना ही अधिक होगा। एक पूर्ण रैंक 5 राक्षसी कोर 100 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के लायक था। एक पीक रैंक 5 राक्षसी कोर 1000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के लायक था। एक रैंक 6 राक्षसी कोर 10,000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के लायक होता। जहां तक एक पीक रैंक 6 राक्षसी कोर की बात थी, इसका मूल्य एक भयानक स्तर तक बढ़ जाता। इसके लिए 1,00,000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती। हालांकि रास्ते में समूह को केवल प्रारंभिक रैंक 5 राक्षसी जानवरों से मुलाकात हुई, जो एक मध्यम दर्जे के मार्शल संत के बराबर था। कुछ रैंक 5 मध्यम दर्जे के राक्षसी जानवर भी थे, हालांकि वे किसी शिखर रैंक 5 राक्षसी जानवर से नहीं मिले। म्यू हैंग ने श्राप दिया, उन्होंने वास्तव में इसे खराब कर दिया। एक पीक रैंक 5 राक्षसी जानवर एक अवर ग्रेड मार्शल किंग के बराबर है। इस स्थान में इसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। कम से कम ये एक मध्यम दर्जे के मार्शल किंग के बराबर होगा। अगर हम वास्तव में किसी एक से मिलते हैं तो ये एक समस्या होगी। अगर हम सुरक्षित बच सकते हैं, तुम इसे मारना चाहते हो, तुम जीते जीते थक गए होगे। गांव जियांग ने राक्षसी कोर को दूर रखा और शर्मिंदगी से मुस्कुराया, मैं बस मजाक कर रहा था। हम वास्तव में किसी एक से नहीं मिलेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे विशाल कृपाण के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। रास्ते में उनकी मुलाकात हर तरह के राक्षसी जानवरों से हुई। अंत में गांव जियांग के पास अपनी शक्ति दिखाने की जगह थी। ये कहा जाना चाहिए था कि कियांडवान पीक की मार्शल तकनीकों की ताकत बेहद क्रूर थी। जब गांव जियांग, जो एक मध्यम दर्जे का मार्शल संत था, पूरी शक्ति से हमला करता, तो यहां तक कि एक औसत दर्जे का रैंक 5 राक्षसी जानवर से भी निपटना मुश्किल होगा। यदि एक प्रारंभिक रैंक 5 राक्षसी जानवर उसके द्वारा मारा गया, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अर्जुन देव के बेहालत लड़ाई के अंदाज ने उनके बारे में हर किसी की धारणा को बदल दिया था। वे अब पहले की तरह बुरे नहीं थे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने उनकी लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया। उसने बहुत कुछ हासिल भी किया था। उसने व्यक्तिगत रूप से एक प्रारंभिक रैंक 5 राक्षसी जानवर को मार डाला था। उसने व्यक्तिगत रूप से 20 प्रारंभिक रैंक 5 राक्षसी जानवरों और एक मध्यम ग्रेड 5 राक्षसी जानवर को मार डाला था। यदि उन सभी को स्पिरिट स्टोन्स के लिए बदल दिया जाए तो उसे 2 या 3,000 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। यून के क्षिण को किनारे पर खड़ा देखकर अर्जुन देव को यह अजीब लगा। उसने पूछा, वरिष्ठ बहन यून, क्या आप कुछ राक्षसी कोर नहीं लेना जानी है? यून के क्षिण ने उदासीनता से कहा, रैंक 5 राक्षसी कोर को कई स्पिरिट स्टोन्स के लिए नहीं बदला जा सकता। तुम इसे आपस में बांट सकते हो, मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई शर्म से लाल हो गया। ये पहले से ही कुछ 1000 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे, फिर भी यून के क्षिण को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये अजीब था। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद अर्जुन देव ने आगे की खोज की। अब हर कोई जानता था कि अर्जुन देव के पास उत्कृष्ट धारणा के साथ एक मार्शल तकनीक है, इसलिए वे उसके साथ आगे की स्काउटिंग में सहज थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव अचानक रुक गए।
उनके मूल रूप से शांत चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। यूनकेक सिन ने अर्जुन देव के भावों को देखा और पूछा, क्या बात है? क्या कोई राक्षसी जानवर रास्ता रोक रहा है? अर्जुन देव ने चुपचाप सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मनहूस सच साबित हो गया है। सामने एक राक्षसी जानवर है। इसकी आभा के आधार पर यह कम से कम एक पीक रैंक 5 राक्षसी जानवर है। ये एक प्रारंभिक रैंक 6 राक्षसी जानवर भी हो सकता है। जब सबने ये सुना तो उनके भाव बदल गए। उन्होंने गांव जियांग को जानलेवा निगाहों से देखा। ज़ैंग लाई ने नाखुशी से कहा, तुम्हारे चमकने का मौका यहां है। जाओ और इसे मार डालो। हम तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। गांव जियांग ने शर्मिंदगी से कहा, मैं बस इसे लापरवाही से कह रहा था। तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। यूनकेक शिन का चेहरा नहीं बदला। उसने शांति से पूछा, क्या आप देख सकते हैं कि यह कौन सा राक्षसी जानवर है? क्या हम इसके आसपास जा सकते हैं? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। मैं नहीं देख सकता कि यह कौन सा राक्षसी जानवर है। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह एक बड़ा सांप है। इसकी आभा एक बड़े क्षेत्र को घेरती है। अगर हम इसे बिना चिताए इसके आसपास घूमना चाहते हैं तो हमें कम से कम 1 दिन लगेगा। कुछ राक्षसी जानवरों की आभा इतनी अधिक होने के कारण वे अपनी आध्यात्मिक भावना को धुंधला कर देंगे। इसलिए अर्जुन देव ये नहीं देख सकते कि यह कौन सा राक्षसी जानवर है। यूनकेक सिन ने 10 सेकंड तक सोचा और जल्दी से निर्णय लिया। चूंकि हम इसके आसपास नहीं जा सकते तो चलो इससे लड़ते हैं। म्यूहेंग, ज़ैंग लाई, गाओ जियांग और अर्जुन देव, मेरे पीछे आओ। तुम में से बाकी सब अगले आदेश का इंतजार करो। उनमें से 8 में 5 सबसे शक्तिशाली थे। अन्य 3 थोड़े कमजोर थे। यदि वे रैंक 5 या रैंक 6 राक्षसी जानवर से मिलते हैं तो वे लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कभी कभी बड़ी संख्या में लोग बड़ा लाभ उत्पन्न नहीं कर सकते और वे बोझ भी बन सकते हैं। उन तीनों ने यूनकेक शिन के इरादों को समझ लिया। वे दुखी नहीं हुए और जहां थे वहीं रह गए। यूनकेक शिन के नेतृत्व में उन 5 ने सावधानी से अज्ञात राक्षसी जानवर की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे जैसे वे करीब आते गए, रैंक 5 राक्षसी जानवर की आभा और दबाव अधिक स्पष्ट होता गया। सांस लेना भी कुछ कठिन था। गाओ जियांग ने भद्दे भाव से कहा, यह पीक रैंक 5 राक्षसी जानवर नहीं हो सकता। ये एक प्रारंभिक रैंक 6 राक्षसी जानवर हो सकता है। रैंक 5 राक्षसी जानवर की आभा के लिए इतना भयानक होना संभव नहीं है। दम घुट रहा है। ज़ैंग लाई मंद मंद मुस्कुराए और कहा, तो उस मामले में तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? तुम डरपोक हो तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। गाओ जियांग ने तर्क दिया, मैंने कब कहा कि मैं डर गया था? मैं बस एक सच्चाई बता रहा था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। यूनकेक सिन ने भौहें सिकोड़ी हो ठंडे स्वर में कहा, तुम सभी चुप हो जाओ। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और तुम पहले ही बहस कर रहे हो। तुम चीजों को गड़बड़ कर रहे हो। तुम जीने से थक गए हो। यूनकेक सिन के शब्द हमेशा प्रभावी रहे हैं। उसके बोलने के बाद ज़ैंग लाई और गाओ जियांग तुरंत चुप हो गए। वे केवल एक दूसरे को घूरते रहे। यूनकेक सिन ने सिर घुमाकर अर्जुन देव से पूछा, जो आगे बढ़ रहा था, अर्जुन देव, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जीत की संभावना क्या है? अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर ये रैंक 5 राक्षसी जानवर है तो हमारे पास जीत की 50% संभावना है। यदि ये प्रारंभिक रैंक 6 राक्षसी जानवर है तो हमारे पास जीत की केवल 40% संभावना है। दरअसल अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। यदि वे अंधेरे में छाया से चुपके से हमलों को शामिल करते हैं तो उनकी जीत की संभावना और भी कम होगी। यूनकेक सिन के नाजुक चेहरे पर चिंता का भाव चमक उठा। वह बुदबुदाया, मुझे आशा है कि यह केवल एक चोटी रैंक 5 राक्षसी जानवर है। गड़गड़ाहट की आवाज। इस समय जमीन अचानक कांपने लगी। उन सभी ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपनी क्यू को प्रसारित किया। वे अत्यंत केंद्रित थे। क्या है? क्या है? पेड़ों के टूटने की आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। दुर्भाग्य से वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि एक विशाल प्राणी जल्दी से उनके पास आ रहा है। यूनकेक सिन ने शांति से कहा, खतरा, पीछे हटो। सभी ने अपनी आंदोलन तकनीकों को अंजाम दिया और जंगल में पीछे हट गए। हू छी! एक काली छाया सबसे धीमे व्यक्ति म्यू हैंग पर टूट पड़ी। म्यू हैंग का पूरा शरीर बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। वह चिल्लाया और 7 स्टार्स ट्रांसपोजिशन को अंजाम दिया। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई और एक पेड़ की चोटी पर फिर से दिखाई दी। बैंग! एक तेज आवाज हुई। अगले ही क्षण समतल जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। यह 10 मीटर चौड़ा और सैकड़ों मीटर लंबा था। जहां तक इसकी गहराई की बात है, इसे अपनी आंखों से देखना असंभव था। अर्जुन देव चौंक गए। वह बुदबुदाया, यह स्कारलेट क्राउन स्नेक है। यह सही नहीं है। इसने अभी तक मुकुट नहीं उगाया है। यह अभी भी अपरिपक्व है।
फिर भी एक राक्षसी जानवर में बदलने के बाद इसमें प्रारंभिक रैंक 6 राक्षसी जानवर की ताकत है। जब स्कारलेट डेमोनिक स्नेक ने म्यू हैंग को अचानक गायब होते देखा तो वह स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया। उसकी लाल आंखें जमीन पर बह गईं और गाओ जियांग को देखा जो एक आकर्षक विशाल कृपाण पकड़े हुए था। लानत है, मुझे घूरना बंद करो। जब गाओ जियांग ने स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की निगाह को महसूस किया तो उसने उदासी से कहा और जल्दी से पीछे हट गया। हू! स्कारलेट डेमोनिक स्नेक का विशाल शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। इसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। इसने अपना विशाल मुंह खोला, पीछे हटते हुए गाओ जियांग को निगलना चाहता था। गाओ जियांग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की गति इतनी भयानक होगी। जब विशाल मुंह पास आया तो अर्जुन देव ने एक रोल किया और किनारे की ओर झपट लिया। हालांकि इससे पहले कि गाओ जियांग आराम कर पाता, स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की लाल जीभ उस पर बरस पड़ी। लोन पीक घातक झटका। महत्वपूर्ण क्षण में झांग लाई ने लिंगुएन कृपाण तकनीक की 15वीं चाल को अंजाम दिया। आकाश में भरते हुए कृपाण की रोशनी ने एक विशाल पहाड़ का रूप ले लिया। यह आकाश से उतरा और स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के शरीर पर दबाव डाला। छी छी! स्कारलेट डेमोनिक स्नेक को दर्द हुआ और इसने अपना लंबा सांप वापस ले लिया। एक पलटने से इसने झांग लाई पर एक काली लौ उगल दी। काली लौ ने हवा में घूमते हुए एक लंबी पूंछ को खींचा। वह हर जगह से गुजरा, यहां तक कि हवा भी शून्य में जल गई और पहाड़ तुरंत पिघल गया। रहस्यमयी घटना को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। झांगलाई ने एक बड़े मुंह से खून की उल्टी की और आसमान से गिरते समय उसका रंग पीला पड़ गया था। गाओ जियांग ने पीछे हटना बंद कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांगलाई, जो उसके साथ झगड़ा कर रहा था, उसे सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बचाएगा। झांगलाई को घायल देखकर गाओ जियांग क्रोध से दहाड़ने लगा। दानव कमिटी, मैं तुम्हारे साथ इसे खेलने के लिए तैयार हूं। 3000 भड़कती हुई लौ ने सूर्य को ढक लिया और कृपाण में बदल दिया। स्वर्गीय ज्वाला मेघ बादल। आकाश में 3000 भड़कती हुई ज्वालाएं जल रही थीं। अचानक यह असीम लग रहा था, यहां तक कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया और भड़कती हुई आग में पूरा जंगल लाल रंग में झलकने लगा। अनंत जलती हुई लपटें हवा में एकत्रित हो गईं और एक विशाल जलता हुआ भवंडर बन गईं। 100 ध्वनि से यह गाओ जियांग के विशाल कृपाण में विलीन हो गया। भूम! एक ही क्षण में झांगलाई का शरीर लाल लौ से जल उठा। एक विशाल जलता हुआ राक्षस जैसा लग रहा था। लपट में लिपटी हुई लंबी कृपाण क्रूरता से आगे बढ़ी। लाल लौ एक गरजती हुई बाढ़ अजगर की तरह थी। भयानक तापमान ने 100 मीटर के भीतर सभी पेड़ों को पिघला दिया। वह स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के सिर की ओर दौड़ी। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की लाल आंखें लगातार झपट रही थीं। इसने अपना मुंह खोला और झांगलाई द्वारा भेजी गई लौ पर एक काली लौ उगल दी। बैंग! धमाका धमाका! लाल लौ और काली लौ हवा में टकरा गईं। हवा में एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे चारों दिशाओं में फैलती हुई एक बढ़ती हुई शॉकवेव पैदा हुई। जहां जहां शॉकवेव गुजरी वहां भूमि झुलस गई। दोनों लपटें हवा में जलने लगीं, लेकिन कुछ ही समय के बाद काली लौ अचानक आकार में बढ़ गई। इसने तुरंत झांगलाई द्वारा भेजी गई लाल लौ को चकनाचूर कर दिया और उस पर दहाड़ना जारी रखा। झांगलाई ने लापरवाही नहीं की, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसने अपनी विशाल कृपाण से लगातार आग की लपटें भेजी। कुछ सांसों के बाद वह आखिरकार स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की आग की लपटों को रोकने में कामयाब रहा। जैसे ही स्कारलेट डेमोनिक स्नेक काली लौ का एक और कौर थूकने वाला था, म्यू हैंग जो पेड़ की चोटी पर खड़ा था ने अचानक अपनी चाल चली। म्यू हैंग का पूरा शरीर बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। वो हवा में चमकते घोड़े की तरह था। उसका पूरा शरीर एक कीमती कृपाण में बदल गया, जैसे एक चमकदार रोशनी निकल गई। बैंग! म्यू हैंग की हथेली कृपाण में बदल गई और स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के सिर पर कट गई। ये कृपाण था जो पहाड़ों को विभाजित कर सकता था। उसने बिना कुछ भी पकड़े काट दिया। एक दबी हुई आवाज थी। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक का सीधा शरीर वास्तव में इस कृपाण द्वारा काट दिया गया था। हालांकि बस इतना ही, ये कृपाण अभी भी स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की त्वचा को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे ही स्कारलेट डेमोनिक स्नेक जमीन पर उतरा, उसकी विशाल पूंछ ने एक गड़गड़ाहट की आवाज दी। जब यह हवा में फट गया और म्यू हैंग पर बह गया। म्यू हैंग जो हवा में था, उसके पास ताकत उधार लेने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही स्कारलेट डेमोनिक स्नेक उस पर हमला करने वाला था, उसकी आकृति अजीब तरह से फिर से हवा में गायब हो गई। पुट सी! विशाल सांप की पूंछ ने हवा में एक और गड़गड़ाहट की आवाज दी। जल्द ही इसने म्यू हैंग के फिगर को महसूस किया।
एक श्वाध्वनि के साथ ये फिर से उस पर बह गया। इसकी रफ्तार पहले से काफी तेज थी। म्यू हैंग का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने 7 स्टार्स ट्रांसपोजिशन को अंजाम दिया। उसकी आकृति हवा में 7 बार चमकी। हर बार जब उसकी आकृति हवा में चमकी थी तो विशाल पूंछ उसके पीछे करीब से चलती थी। हर बार ये पहले की तुलना में तेज और अधिक खतरनाक होगा। घूमती चोटियां बादलों को बिखेर देती हैं। झांगलाई, जिसने एक रक्त पूर्ति गोली और एक क्यू रिटर्निंग गोली निकल ली थी, एक बार फिर हाथ में कृपाण के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखें भयंकर युद्ध की भावना से धधक उठी। वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। लिंग्यून कृपाण तकनीक में डाला गया पीक छोटा पूर्ण कृपाण इरादा एक अकेली चोटी में बदल गया। इसने असीमित तेज हवा पैदा की जब ये स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की ओर टूट साड़ा। म्यू हैंग को अपनी सांस रोकने का मौका मिला। उसकी आकृति फिर से हवा में चमक उठी और वो अंततः स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की पूंछ को चकमा देने में कामयाब रहा, जिससे वो बच नहीं सकता। छोटे पूर्ण कृपाण इरादा से प्रभावित रोलिंग क्लाउड क्रशिंग माउंटेन स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के शरीर में टकरा गया। इस बार यह अंततः स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की कठिन तालों को तोड़ दिया। तेज हवा कृपाण की तरह थी, जिससे काला खून हवा में उछल पड़ा और पूरे जंगल को ढक लिया। स्वर्गीय लपटें बादलों से जुड़ी हुई थी और एक बार फिर हवा में एक विशाल जलता हुआ भवा बन गया। अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए म्यू हैंग, जो थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया था, ने एक चमकदार बैंगनी रोशनी दी। वो एक कीमती कृपाण में बदल गया और फिर से हमला कर दिया। जब वे तीनों इस शुरुआती रैंक 6 डेमोनिक जानवर से मिले तो उन्होंने कोई जांच हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी अपना पूर्ण सार बाहर निकाल लिया, सभी प्रकार की शक्तिशाली चालें भेजते हुए। उन्होंने तीनों ने अपने सार की परवाह नहीं की और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। भयानक रैंक 6 डेमोनिक जानवर स्कारलेट डेमोनिक स्नेक उन्हें थोड़े समय में नीचे ले जाने में असमर्थ था। भीषण लड़ाई के झटके पूरे जंगल में फैल गए। लपटें आसमान की ओर उठ गईं, शॉकवेव उठी और गड़गड़ाहट हुई। लड़ाई के झटके के कारण 1000 मीटर के दायरे में ऊंचे और चौड़े पेड़ों की पंक्तियां सीधे जलकर आश में बदल गईं। जमीन पर लगातार गहरे गड्ढे दिखाई दिए, बिना रुके कंपन और कांपते हुए। अर्जुन देव और यॉन केक्सन एक चाल चलने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने अपनी आभा को एकत्रित करना जारी रखा और अपनी उंगलियों को कृपाण की मुठ पर रखा। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण की मुठ पर अपनी उंगली रखी और युद्ध क्षेत्र को घूरने लगा, किसी भी पल एक घातक प्रहार करने के लिए तैयार रहे। वे दोनों जानते थे कि हालांकि म्यू हैंग और अन्य दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वे स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के साथ गतिरोध में बंधे हुए हैं, स्कारलेट डेमोनिक स्नेक बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। जब उन तीनों ने अपना सार समाप्त कर दिया तो स्थिति बदल जाएगी, इसलिए वे दोनों सबसे अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे थे। जब वे अपनी चाल चलेंगे तो वे कृपाण प्रहार के साथ स्थिति को तय करेंगे। जंगल में रहने वाले तीनों ने बढ़ते प्रकाश और युद्ध क्षेत्र की बढ़ती शॉकवेव को देखा। वे सभी हैरान और भयभीत थे। क्या भयंकर लड़ाई है! क्या वे एक रैंक 6 डेमोनिक जानवर से मिल सकते थे? एक गांग्यू के एक शिष्य देती ने चिंतित होकर कहा। एक अन्य व्यक्ति का चेहरा भी चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, यही होना चाहिए। यॉन केक्सन पहले से ही एक शिखर 5 रैंक डेमोनिक जानवर के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अन्य को जोड़कर उनके पास उसे मारने की 50% संभावना होनी चाहिए। केवल एक रैंक 6 डेमोनिक जानवर ही इतना बड़ा हंगामा करेगा। शेष व्यक्ति ने कहा, एक प्रारंभिक रैंक 6 डेमोनिक जानवर पहले से ही एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग जितना मजबूत है। मुझे आश्चर्य है कि यॉन केक्सन और अन्य लोग इसे संभाल सकते हैं। मुझे आशा है कि वे कर सकते हैं, है ना? वरना हमारी ताकत से इस जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस जंगल को छोड़ देते हैं तो केवल मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है। गांग्यू पीक शिष्यदेदी ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? अगर कुछ होता है तो हम जाकर मदद कर सकते हैं। उसके बगल वाला व्यक्ति हंसा और कहा, मूर्ख मत बनो। यदि ये साधारण रैंक 5 डेमोनिक जानवर है तो अधिक लोगों के साथ ये स्वाभाविक रूप से आसान है, लेकिन ये एक चरम रैंक 5 डेमोनिक जानवर है और रैंक 6 डेमोनिक जानवर। अगर हम जाएंगे तो केवल हम और मुसीबत पैदा करेंगे। हम उनकी खुशखबरी का इंतजार करते हैं। सभी ने बात करना बंद कर दिया और उत्सुकता से इंतजार करने लगे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो उनके भाग्य का खुद फैसला करती। वरिष्ठ बे, अचानक उन तीनों के पीछे से एक आवाज आई। ये गांग्यू पीक की एक शिष्य देवी थी। हैरान होकर वो मुड़ा और देखा कि उसके दोनों साथी जो पहले मर चुके थे, मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। जूनियर भाई वांग और वरिष्ठ भाई लियू, क्या आप दोनों मर नहीं गए थे? वे तीनों हैरान थे। वे दोनों कुछ कदम करीब चले गए और समझाया, हम खुशकिस्मत थे। हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हम अचानक आधी रात को जाग गए। आपने जिस मिट्टी को दफनाया था वो थोड़ी ढीली थी, इसलिए हम खुद से बाहर निकल आए। वैसे सीनियर सिस्टर यॉन और अन्य लोग कहाँ हैं? उन दोनों ने हैरानी भरे भाव से पूछा। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से अजीब था। जो लोग
स्पष्ट रूप से मृत थे, वे अचानक उन तीनों के सामने आ गए। इससे उन्हें संदेह हुआ। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उन तीनों ने नजरों का आदान प्रदान किया और चुपचाप संवाद किया। फिर वे दोनों से कुछ सवाल पूछने लगे। अंत में उन दोनों ने बिना किसी झिझक के धारा प्रवाह उत्तर दिया। ये लंबे समय तक चलता रहा, इससे पहले कि उन तीनों को ये विश्वास हो गया कि वे दोनों अभी भी वही लोग हैं। गंगयू चोटी की महिला शिष्य ने एक हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने कहा, यह बहुत अच्छा है, तुम दोनों मरे नहीं हो। सीनियर सिस्टर यून और अन्य लोग सामने हैं। फुस। इससे पहले कि ये महिला शिष्य बोलना समाप्त कर पाती, उसकी छाती पर एक छोटी कृपाण दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई और एक जीवन ऐसे ही गायब हो गया। जूनियर भाई वांग, तुम क्या कर रहे हो? एक अन्य व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए कहा। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कदम उठा पाता, एक अन्य व्यक्ति ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उसके दिल में छेद कर दिया। इससे पहले कि अंतिम व्यक्ति प्रतिक्रिया दे पाता, चार छाया राक्षस एक ही समय में उसके पीछे प्रकट हो गए। उनमें से प्रत्येक ने एक चाल चली, चुपचाप इस व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर दिया। हुह, हुह। एक श्वास ध्वनि के साथ तीन छाया राक्षस तीन लाशों में दब गए। उन्होंने अपने अंग फैलाए और मुस्कुराए। मनुष्य वास्तव में मूर्ख प्राणी हैं। जब छाया राक्षस के नेता ने युद्ध का दृश्य देखा, तो उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर चाहते थे कि जब वे स्कारलेट महादत्या सर्प के पास से गुजरें, तो हम एक कदम उठाएं। ये लोग बहुत मजबूत हैं। वास्तव में मुझे डर है कि स्कारलेट डेमोनिक स्नेक इनसे निपटने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि इन लाशों के साथ इनसे निपटना बहुत आसान हो जाना चाहिए। बैंग! गाउजियांग की विशाल कृपाण असीम आग की लपटों से ढकी हुई स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की पूंछ पर विंसाक रूप से प्रहार करती है। एक विस्फोटक आवाज आती है और गाउजियांग वापस उड़ते हुए एक मुंह खून की उल्टी करता है। गाउजियांग जमीन पर गिर गया और दर्दनाक अभिव्यक्ति प्रकट की। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। झांग लाई जो बगल में था, वो भी असहाय था। वो जहां था वहीं पालथी मारकर बैठ गया। जब उनकी रहस्यमय घटना टूटी, तो उन्हें कई चोटें आईं। उसके बाद उसने खुद को लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी चोटें आईं। वो लड़ने की अपनी क्षमता खोने वाले तीनों में से पहले थे। सात सितारों का स्थानांतरण, हिलते हुए तारे। म्यू हैंग चिल्लाया और उसने अपने बाएं हाथ से हवा में एक घेरा खींचा। हवा का एक अजीब गोला उसके सामने बन गया और उसने काली लपटों को खदेड़ दिया, जो स्कारलेट डेमोनिक स्नेक ने उस पर थूकी थीं। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक समय पर चकमा नहीं दे सका। भयानक काली लपटों ने उसके शरीर को जला दिया, जिससे उसका विशाल शरीर जमीन पर लुढ़कने लगा। म्यू हैंग ने यह कदम उठाने के बाद उसके शरीर पर बैंगनी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। उसका रंग अतुलनीय रूप से पीला था और उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। इससे पहले कि वो खुद को स्थिर कर पाता, वो कुछ कदम पीछे हट गया। हमला करो! अर्जुन एव और यून खेसिंग ने एक दूसरे की निगाहों का आदान प्रदान किया। उन्होंने संकोच नहीं किया और जिस आभा को वो लंबे समय से इकट्ठा कर रहे थे, वो तुरंत आकाश में उड़ गई। स्वर्गीय संगीत दहाड़ आकाश को भेद देती है। यून खेसिंग चिल्लाया और तुरंत उसने अपनी म्यान से कृपाण निकाल ली। पतली कृपाण लगातार कांप रही थी, जिससे एक खिंची हुई आवाज निकल रही थी। डिंग डिंग डंग डंग। ये आवाज अनंत बादलों की तरह थी। अंत में ये एक साथ इकट्ठी हुई और एक स्वर्गीय ध्वनि का निर्माण किया, जो आकाश को तोड़ सकती थी। कृपाण ने स्कारलेट राक्षसी सांप की ओर इशारा किया, जिसने अभी अभी काली लपटों से छुटकारा पाया था। एक ध्वनि तरंग जैसी कृपाण क्यों आकाश से उतरी और स्कारलेट राक्षसी सांप के शरीर में प्रवेश कर गई। बैंग बैंग बैंग। एक दबी हुई गर्जना जैसी आवाज स्कारलेट राक्षसी सांप की विशाल शरीर से आई। विस्फोटों से उसका विशाल शरीर ऊपर नीचे उछलता रहा, जिससे जमीन बिना रुके कांपने लगी। न्यूहैंग और अन्य तीनों, जिन्होंने अपना सार समाप्त कर दिया था, जमीन पर लड़खड़ा गए। वे बड़ी मुश्किल से ही खुद को स्थिर कर पाए। नौ आसमानों में उड़ते बादल, चोटी के चारों ओर घूमती सड़क। अर्जुन एव ने धीरे से जमीन को धक्का दिया और उनकी आकृति हवा में चमक उठी, ऊपर और ऊपर उठती रही। आकाश में सफेद बादलों की परतें अचानक लुढ़कने और उमड़ने लगीं। अर्जुन एव सफेद बादलों के भीतर अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। डंग! अचानक मंथन करते सफेद बादलों से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। सभी सफेद बादल एक पल में बिखर गए। अर्जुन एव का शरीर हवा में एक चाप में घूम गया। जैसे ही अर्जुन एव चाप से नीचे खिसके, तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक एक पर्वत शिखर दिखाई दिया। पर्वत शिखर पर बादल और धुंध छाई हुई थी। पक्षी, पशु, फूल, पेड़ और बाकी सब कुछ था। ये ऐसा था जैसे एक वास्तविक पहाड़ी शिखर हर किसी के सिर के ऊपर दिखाई दे गई हो। झांग लाई जो जमीन पर था, उसने रहस्यमय घटना को देखा जिसे अर्जुन एव ने अंजाम दिया। उसकी आंखें एक विचित्र लाइट से भर गईं जब वो बड़बड़ाया,
पहाड़ और बादल हैं, लेकिन ये पहाड़ और बादलों की वास्तविक स्थिति नहीं है। बादलों को गरज के साथ होना चाहिए, पहाड़ों को फूलों, पक्षियों और पेड़ों के साथ होना चाहिए, एक भी गायब नहीं हो सकता। 9 स्वर्गों में उड़ते बादल, चोटी के चारों ओर घूमती सड़क। तो ये लिंग्विन कृपाण तकनीक का 17वां सत्र है। शाओ। जैसे ही झांगलाई हैरानी से चिल्ला रहा था, ग्रेट परफेक्शन पर्वत शिखर अचानक गायब हो गया और अर्जुन एव के शरीर में मिल गया। उसी पल में अर्जुन एव की आभा अचानक बदल गई। उसमें पहाड़ की भव्यता और बादलों की धुंधलापन था। कृपाण की यह हड़ताल भी बहुत विचित्र हो गई। झांगलाई बहुत देर तक स्तब्ध रह गया। अचानक उसने उत्साह से कहा, चोटी के चारों ओर सड़क मुड़ रही है, चोटी के चारों ओर घूमती सड़क। कितना हास्यास्पद, कितना हास्यास्पद। मुझे लगा मैं इसे समझ गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में मुझे अभी भी धोखा दिया जाएगा। जमीन पर लाल राक्षसी सांप, जो असहनीय दर्द में था, एक खतरनाक आभा महसूस किया। उसने अपने शरीर में दर्द को सहन किया और अपनी विशाल पूंछ को हवा में घुमाया। एक पल में धमाकों की आवाज हवा में सुनाई दी, जब विशाल पूंछ क्षैतिज रूप से झूम रही थी। विस्फोटों से आने वाली झटकों की तरंगों ने जमीन पर 3 लोगों के सार को सुखा दिया। वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। उनकी की और खून बढ़ गया और उन्होंने खून की एक और बड़ी उल्टी की। बैंग! कृपाण और सांप की पूंछ हवा में टकराई। एक शॉक वेव तुरंत फट गया, जिससे एक दृश्य शॉक वेव पैदा हुई जो पानी की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।